Hello students, today we are sharing competency focused questions topic wise given at CISE website. These questions are given in the section library and publication. These questions are very simple and easy if your concepts and basics are clear. First of all, read the question carefully, what is given in the question and what you have to find. कॉम्पिटेंसी फोकस्ड क्वेश्चंस को अभी आप सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे इन क्वेश्चंस में मोस्टली क्वेश्चंस में आपको एक हिडन पॉइंट मिलेगा. उस हिडन पॉइंट को अगर आपने कैच कर लिया है तो आपको ये क्वेश्चन बहुत इजी और बहुत ही सिंपल लगेंगे. और उस हिडन पॉइंट को अगर आप कैच नहीं कर पाए हैं तो स्पेशली जब आप एमसीक्यू सॉल्व करेंगे तो आप गलत ऑप्शन पर टिक करके आएंगे बिकॉज दे न्यू ये स्टूडेंट्स कहां पर मिस्टेक करेंगे. तो जो भी रॉन्ग आंसर आपको मिले आपका फाइंड आउट होगा वो आपको ऑप्शंस में मोस्ट प्रोबेबली मिलेगा. और अगर आप 3 मार्क 4 मार्क वाले क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं तो आप कैलकुलेशन में ही उलझ कर रह जाएंगे और आंसर अपना रॉन्ग फाइंड आउट करेंगे, टाइम वेस्ट करेंगे. अब इस हिडन पॉइंट के लिए आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए और हमें जितने भी क्वेश्चंस हैं इनको बहुत ही केयरफुली रीड करना है. और रीड करते वक्त 2 पॉइंट्स हैं जिन पर हमें फोकस करना है. फर्स्ट पॉइंट, व्हाट इज गिवन, एंड द सेकेंड पॉइंट, व्हाट वी हैव टू फाइंड. टुडे वी आर डूइंग क्वेश्चंस रिलेटेड विद फर्स्ट यूनिट कमर्शियल मैथमेटिक्स which includes the topic GST, banking, shares and dividend. Questions are very good and I hope you will enjoy these questions. Let's start question number 1. It is from GST. Point number 1. Read the question carefully. तो चलिए आप रीड करेंगे तो आप देखेंगे इस क्वेश्चन में ट्रांजैक्शन हो रहा है होलसेलर, रिटेलर एंड कंज्यूमर के बीच में. होलसेलर ने लिस्टेड प्राइस 2500 रुपीज में सेल किया है एक आर्टिकल रिटेलर को और रिटेलर ने 20% इस पर अप मार्किंग करके कंज्यूमर को सेल किया है इन द सेम स्टेट. फर्स्ट पॉइंट दिस, इट मींस ट्रांजैक्शन इज इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन है. अब देखिए 2500 में इसने बाय करके 20% इस पर मार्किंग अप की है. इट मींस इसने कितनी इसकी कॉस्ट बढ़ाकर लिखी है एमआरपी पर 500 रुपीज. 3000 में इसने कंज्यूमर को बेचा है. रेट ऑफ जीएसटी इज 12%. व्हाट इज टैक्स लायबिलिटी ऑफ द रिटेलर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट. तो कितनी टैक्स लायबिलिटी होगी जो कंज्यूमर इसको टैक्स पे करेगा, इससे जो टैक्स ये होलसेलर को दे चुका होगा वो हमें माइनस करना है. तो रिमेनिंग विल बी द टैक्स लायबिलिटी. इन अदर वर्ड्स अगर इस पूरे स्ट्रक्चर को हम समझें तो हम कह सकते हैं कि ₹2500 पर तो रिटेलर टैक्स दे चुका है होलसेलर को, जो उसने मार्किंग अप की है 500 पर, इसको जस्ट जितना भी टैक्स कंज्यूमर इसके ऊपर पे करेगा वो इसको गवर्नमेंट को पे करना है. अब टैक्स कितना होगा 500 पर. रेट ऑफ जीएसटी इज 12%. इट मीन्स सिंपली 12% ऑफ 500. दिस इज ₹60. What do you think? This is tax liability on the retailer. Yeah, this is tax liability on the retailer. But question में हमसे क्या कहा जा रहा है? टैक्स लायबिलिटी ऑफ द रिटेलर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट. सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए उसकी कितनी टैक्स लायबिलिटी है? ₹60 तो होल टैक्स लायबिलिटी है इसमें से, बिकॉज द ट्रांजैक्शन इज सेम स्टेट, इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन है. इट मींस 50% एसजीएसटी की फॉर्म में होगा और 50% सीजीएसटी की फॉर्म में. तो टैक्स लायबिलिटी में से इसका हाफ ₹30 टैक्स लायबिलिटी बनेगी सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए और 30 बनेगी स्टेट गवर्नमेंट के लिए. देन द करेक्ट ऑप्शन इज 30. अब आप देखिए जिन स्टूडेंट्स ने इसमें ये सेम स्टेट वर्ड और ये सेंट्रल गवर्नमेंट वर्ड मिस किया वो ₹60 पर टिक करके आएंगे and this will be wrong option. Come to the next question. Question number 2. It is also from GST. Point number 1. Read the question carefully. They bought an electric fan which has marked up ₹800. MRP उस पर 800 mention है.
If GST on the goods is 7%, then SGST. बहुत सिंपल क्वेश्चन है. SGST will be half of total GST, half of 7% of 800. Rupees 28. ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन. और साथ ही ऑप्शन को मेंशन करने का आपको मेथड भी समझना है. आपको अपने आंसर शीट की फर्स्ट पेज पर मार्क करना है क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 1 का आप देखिए, हमने ऑप्शन नंबर सी टिक किया था ₹30. तो आप पूरा मेंशन करेंगे ऑप्शन नंबर सी ₹30. दिस इज द करेक्ट वे टू एक्सप्रेस योर आंसर. क्वेश्चन नंबर 2, ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन एंड द आंसर इज ₹28. इस तरीके से आपको अपनी आंसर शीट के फर्स्ट पेज पर आंसर मेंशन करने हैं. नाउ कम टू द थर्ड क्वेश्चन. इट इज फ्रॉम बैंकिंग. पेज क्वेश्चन है, if rupees P is deposited for n number of months in recurring deposit account which pays interest of rate of R% per annum, the nature and the time of interest, सब कुछ स्टैंडर्ड है नोटेशंस, कुछ भी चेंज नहीं किया गया है. P is monthly deposit, R is the rate of interest, N is number of months. हमसे पूछा गया है the nature and time of interest. तो इसके लिए आपको जो हम इंटरेस्ट का फॉर्मूला यूज करते हैं बैंकिंग में, इसके डेरिवेशन पर जाना होगा. कैसे ये फॉर्मूला डेराइव हुआ है के साथ एक डिटेल्ड वीडियो में शेयर करूंगी. इसमें आप देखिए, हम जो n की वैल्यू पुट करते हैं वो नंबर ऑफ मंथ्स में पुट करते हैं. तो ये तो क्लियर है कि फॉर 1 मंथ हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं. नाउ द पॉइंट इज कि इंटरेस्ट हम सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं या कंपाउंड. तो जब आप इसका डेरिवेशन देखेंगे तब आपको पता चलेगा कि ये एक सिंपल इंटरेस्ट है. इसको हम मींस सिंपल इंटरेस्ट फॉर 1 मंथ. डी इज द राइट ऑप्शन. अब इसको भी आप उसी पेपर पे मेंशन कर देंगे. नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. इट इज ऑल्सो फ्रॉम बैंकिंग. Anvesha intended to open a RD account of ₹1,000 per month for 1 year, means 12 months, paying 5% per annum rate of interest. The bank reduced to rate to 4%. 5% से अब उसने 4% कर दिया है रेट. हाउ मच अन्वेषा डिपॉजिट मंथली फॉर 1 ईयर. अभी भी उसको 1 ईयर के लिए ही डिपॉजिट करना है. सो दैट हर इंटरेस्ट रिमेन्स द सेम. फर्स्ट कंडीशन में जो उसको इंटरेस्ट मिल रहा था आफ्टर 1 ईयर, शी वांट्स कि इन नई कंडीशंस में भी उसको उतना ही इंटरेस्ट मिले. तो वो कितना अब इन्वेस्टमेंट करे पर मंथ. तो चलिए, इंटरेस्ट सेम है, इट मीन्स फर्स्ट कंडीशन से हम इंटरेस्ट फाइंड आउट करते हैं और सेकेंड के लिए उसको यूज करेंगे. अब इसके लिए इंटरेस्ट फॉर्मूला आप इसमें अप्लाई कर दीजिए. पी एन n+1 अपॉन 2 इंटू 12 मल्टीप्लाई बाय r अपॉन 100. चलिए पुट करते हैं. P इज 1000, n इज 12, n+1 13 एंड r इज 5. अब सेकेंड के इक्वल इसको पुट कर देते हैं. P वी हैव टू फाइंड, n अगेन 12, ये भी सेम है. R इज 4. 1250 रुपीज. अब देख लीजिए कौन सा ऑप्शन में ये आंसर मेंशन है. ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज फ्रॉम शेयर्स एंड डिविडेंड. मिस्टर दास इन्वेस्ट ₹100 12% शेयर. 12% is the rate of dividend of company A available at ₹60. Market value of the share is 60. Mr. Das, now Mr. Singh invest ₹50, 16%. Shares of company B available at ₹40. 40 rupees पर available है 50 rupees वाला share. Use this information to state which of the following statement is true. The rate of return of Mr. Das is 12%. For Mr. Singh is 10%. Mr. Das and Mr. Singh have the same rate of return. रेट ऑफ रिटर्न पर हमें वर्क करना है. इट मीन्स प्रॉफिट परसेंट पर वर्क करना है.
अब शेयर्स एंड डिविडेंड के क्वेश्चंस को हम 2 टाइप से सॉल्व करते हैं। एक तो हम इसको सिंपल प्रॉफिट एंड लॉस से सॉल्व कर सकते हैं और एक हम इसमें फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। आप जिस मेथड से सॉल्व करते हैं उससे सॉल्व कर लीजिए। मैं आपके साथ जस्ट विदाउट यूजिंग एनी फॉर्मूला शेयर कर रही हूं। अब देखिए, मिस्टर सिंह का प्रॉफिट हम फॉर 1 शेयर कैलकुलेट कर रहे हैं। इनको जो डिविडेंड मिलेगा वो 12% और मार्केट वैल्यू पर डिविडेंड मिलता है। इट मींस 12 रुपीज ये गेन करेंगे एज डिविडेंड ऑन 1 शेयर। तो इनका प्रॉफिट परसेंट कितना होगा? 12 रुपीज इन्होंने गेन किया है आफ्टर इन्वेस्टिंग ₹60। एक शेयर के लिए इन्होंने 60 रुपीज पे किया है। इट मींस रेट ऑफ रिटर्न फॉर मिस्टर दास इज 20%। देखिए, इसी क्वेश्चन में अगर हम देखें तो मिस्टर दास फर्स्ट वाला हमें पता चल गया है, दिस इज नॉट पॉसिबल एंड सी इज नॉट पॉसिबल। नाउ द पॉसिबिलिटीज आर बी एंड डी। अब इसमें से हमें देखना होगा, तो चलिए मिस्टर सिंह के लिए भी कैलकुलेट करते हैं। इनको प्रॉफिट गेन होगा 1 शेयर पर 16% ऑफ ₹50। मीन्स 8 रुपीज ये अर्न कर रहे हैं। कितना इन्वेस्ट करके? एक शेयर के लिए इन्होंने इन्वेस्ट किया है 40 रुपीज। सो हिज प्रॉफिट परसेंट इज 20%। प्रॉफिट परसेंट, रेट ऑफ रिटर्न फॉर बोथ द पर्सन्स इज इक्वल एंड इट इज इक्वल टू 20%। इट मीन्स ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, it is also from shares and dividend. Amit invested a certain sum of money in ₹100 shares, paying at 7.5% dividend. The rate of return means profit percent आप कह सकते हैं, that is 10%. The money invested by Amit to purchase 10 shares. 10 shares के लिए उसने कितनी मनी इन्वेस्ट की है? It means मार्केट वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो अब देखिए, प्रॉफिट ऑन 1 शेयर विल बी 7.5% ऑफ 100। ऑलवेज डिविडेंड इज कैलकुलेटेड ऑन फेस वैल्यू, दैट इज 7.5 रुपीज। अब देखिए, इसका प्रॉफिट परसेंट क्या होगा? 7.5 रुपीज उसने है, जो भी 1 शेयर की सीपी होगी उस पर। और प्रॉफिट परसेंट, रेट ऑफ रिटर्न हमें गिवन है 10%। इससे हमें कॉस्ट प्राइस फॉर 1 शेयर मिल जाएगा दैट इज 75 रुपीज। इट मीन्स उसको 75 रुपीज में एक शेयर मिला है और हमें 10 शेयर्स की फाइंड आउट करनी है। तो फॉर 10 शेयर्स इट विल बी ₹750। ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। सीरियल नंबर 42 देख करके कंफ्यूज मत होइएगा, मिडिल वाले क्वेश्चंस अदर यूनिट से हैं। आज की वीडियो में मैं आपके साथ कमर्शियल मैथमेटिक्स के कॉम्पिटेंसी फोकस्ड क्वेश्चन शेयर कर रही हूं। अंकित हैड द ऑप्शन ऑफ इन्वेस्टिंग इन कंपनी ए। कंपनी ए जो 7% डिविडेंड दे रही है, ₹100 फेस वैल्यू है और अवेलेबल है, इट मींस मार्केट वैल्यू है 120 रुपीज इस टाइम शेयर की। और कंपनी बी का भी ऑप्शन उसके पास है, 8% डिविडेंड, ₹1000 इज द फेस वैल्यू, अवेलेबल है शेयर 1620 रुपीज में। नाउ एजर्शन और रीजन, 2 पॉइंट्स गिवन है और इनके बेसिस पे हमें देखना है कि विच ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। एजर्शन है, इन्वेस्टमेंट इन कंपनी ए इज बेटर देन कंपनी बी। ए में इन्वेस्ट करना चाहिए या बी में इन्वेस्ट करना चाहिए? तो उस कंपनी में इन्वेस्ट किया जाएगा जिसमें हमें ज्यादा रेट ऑफ रिटर्न मिलेगा। द रेट ऑफ इनकम मींस रेट ऑफ रिटर्न ऑफ कंपनी ए इज बेटर देन इन कंपनी बी। ए में इन्वेस्ट करना सही डिसीजन है और रीजन ये है कि ए का जो रेट ऑफ रिटर्न है वो बी से बेटर है। अब हमें देखना है कि विच ऑप्शन इज ट्रू। ए एजर्शन ट्रू है, रीजन ट्रू है, दोनों ट्रू हैं या दोनों फॉल्स हैं? और अगर दोनों ट्रू हैं तो क्या एजर्शन ए के लिए जो सेकंड ऑप्शन रीजन है वो सही बैठता है? दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है, उसी रीजन की वजह से ये ट्रू है, ये हमें चेक करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि विच कंपनी इज गिविंग बेटर रिटर्न, उसी में तो इन्वेस्ट किया जाएगा। तो देखिए, इसके लिए अगर हम देखें तो इसके लिए प्रॉफिट परसेंट क्या होगा?
7 रुपीज अर्न किए जा रहे हैं ₹100 फेस वैल्यू पर, और इसको सीपी से 120 रुपीज इसके लिए approximately 5.8%. Now for company B, profit percent, rate of income, rate of return will be 8% डिविडेंड मिल रहा है 1000 फेस वैल्यू पर, और इस डिविडेंड के लिए 1620 रुपीज खर्च किए गए हैं. सो रेट ऑफ रिटर्न विल बी दिस, लेस देन 5.8%. इट मीन्स कंपनी ए में इन्वेस्ट करना एक बेटर डिसीजन होगा. और क्यों बेटर होगा? बिकॉज रेट ऑफ रिटर्न ऑफ कंपनी ए इज बेटर देन कंपनी बी. अब देखिए यही स्टेटमेंट गिवन था, इन्वेस्टेड इन कंपनी ए इज बेटर देन कंपनी बी, एंड द रीजन इज रेट ऑफ इनकम इन कंपनी ए इज बेटर देन इन कंपनी बी. इट ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन. बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन. सेकेंड ऑप्शन में आप देखिए दोनों ट्रू हैं, बट लिखा है कि आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन, बट आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन. ए इज फॉल्स, आर इज ट्रू, ये भी रॉन्ग है. बोथ ए एंड आर फॉल्स, ये भी गलत है. स्टेटमेंट ए इज द करेक्ट स्टेटमेंट. नाउ वी आर कमिंग टू द शॉर्ट क्वेश्चन, 3 marks question. It is from GST. A shopkeeper marked a pressure cooker at 1800. The rate of GST is 12%. Customer has only ₹1792 and he requests the shopkeeper that can buy the cooker in ₹1792. What discount must be shopkeeper give? 1800 MRP है कुकर पर, बट कस्टमर के पास ₹1792 है. वो कह रहा है आप इतने में ही मुझको दे दीजिए, कितने % डिस्काउंट देगा? अब इस 1792 में जीएसटी भी इंक्लूड होगा. तो चलिए सॉल्व करते हैं. लेट द सीपी ऑफ द कुकर फॉर कस्टमर इज ₹X. अब ₹X में अगर कस्टमर को लेना है तो इसके ऊपर वो जीएसटी भी पे करेगा. दैट विल बी 12% ऑफ X, एंड दिस इज इक्वल टू 1792 अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन. सेवन से हमने कट किया है 1600. अब देखिए 1800 एमआरपी थी और कस्टमर उसको ले रहा है 1600 में. इट मींस डिस्काउंट कितना है जो शॉपकीपर ने दिया है उसको? दैट इज 200. अब इसका हमें परसेंटेज काउंट करना है, डिस्काउंट परसेंट. तो 200 डिस्काउंट दिया गया है 1800 पर. इट मीन्स आप इसको सॉल्व करेंगे 11.11%. नेक्स्ट क्वेश्चन बैंकिंग से है. अ मैन ओपनड an RD account. Man deposits certain amount of money per month such that after 2 years, it means हम months में पुट करते हैं. It is equal to 24 months. The interest accumulated is equal to his monthly deposit. जो इंटरेस्ट है वो मंथली डिपॉजिट के ही इक्वल है. Find the rate of interest per annum that the bank was paying. Okay, इंटरेस्ट का फॉर्मूला जस्ट हमें अप्लाई करना है. जो भी गिवन है क्वेश्चन में वो हम इसमें पुट कर देंगे. इंटरेस्ट इज इक्वल टू मंथली इनकम. इट मीन्स पी के इक्वल है. वैल्यू ऑफ एन इज 24. दिस इज 25. So rate of interest is 4% per annum. Next question. Akshay buys 350 shares. Number of shares are 350. ₹50 par value of a company. The dividend declare is 14% if his written percentage from the shares. प्रॉफिट परसेंट जो है वो दैट इज 10%. फाइंड द मार्केट वैल्यू. वी हैव टू फाइंड मार्केट वैल्यू.
called dividend on one share. Rate of dividend is 14% and face value of the share is 50. Means dividend on one share is 7. Now profit percent. Question के according written percent. परसेंटेज तो सेम होगी, आप 350 शेयर्स पे फाइंड आउट कीजिए या फिर 1 शेयर के लिए कैलकुलेट कीजिए. दैट विल बी 7 रुपीज अपॉन सीपी जो हमें फाइंड आउट करना है, जिस पर शेयर परचेज किया गया है, मल्टीप्लाई बाय 100 एंड अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज 10%. सो द मार्केट वैल्यू ऑफ द 1 शेयर इज 70 रुपीज और यही हमें कैलकुलेट करना था. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 78. दिस इज हमें गिवन है एंड वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इफ द टोटल जीएसटी ऑन व्हीट फ्लोर एंड बासमती राइस इज ₹40. व्हीट फ्लोर का हमें मार्केट प्राइस गिवन है, क्वांटिटी गिवन है, रेट ऑफ जीएसटी. बासमती और सर्फ एक्सेल क्विक वॉश के लिए भी गिवन है. इस एक्स की वैल्यू हमें फर्स्ट पार्ट में फाइंड आउट करनी है. हमें गिवन है फॉर दिस GST, total GST on wheat flour and basmati is equal to ₹45. अब देखिए टोटल प्राइस अगर हम देखें तो व्हीट फ्लोर 35 रुपीज पर केजी और 5 केजी हमें इसका लेना है. इट मीन्स कॉस्ट विल बी 175. फॉर बासमती राइस 180 मल्टीप्लाई बाई 5 दिस इज 900 रुपीज एंड इसके लिए अभी हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, एक y अननोन है. नाउ जीएसटी ऑन व्हीट फ्लोर विल बी रेट ऑफ जीएसटी x%. इट मीन्स x% ऑफ 175 एंड रेट ऑफ जीएसटी ऑन बासमती इज 5%. इट मीन्स 5% ऑफ 900 एंड अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज इक्वल टू ₹45. सॉल्व कर लीजिए. 7x upon 4 is equal to 0. 45 minus 45. It means x is equal to 0. It means there is no GST for wheat flour. Value of x is 0. In second part, the value of y if CGST paid on detergent powder is 39 rupees 60 paisa. Only CGST. चलिए second part के लिए solve करते हैं. Total price for detergent powder will be 220y and rate of GST is 18%. It means CGST will be half of 18% of 220y and this is equal to 39 rupees 60 paisa according to the question. चलिए सॉल्व करते हैं. Simply y is equal to 2 kg. GST for basmati rice is ₹45 and total cost for detergent y हमने कैलकुलेट किया था that is 2 kg. Therefore total cost of detergent powder is 440 and tax on this is CGST हमें गिवन था 39 रुपीज 60 पैसा. जस्ट इसका डबल टोटल जीएसटी होगा 79 रुपीज 20 पैसा. अब देखिए इसी क्वेश्चन में अगर यहां पर हमने CGST की वैल्यू पुट कर दी 39 रुपीज 60 पैसा तो टोटल वैल्यू टोटल बिल्ड अमाउंट हमारा रॉन्ग हो जाएगा. नाउ टोटल CP will be ऐड कर लीजिए 124 रुपीज 20 पैसा. सो टोटल अमाउंट विल बी 1515 प्लस 124.20. ₹1,639.20. नेक्स्ट क्वेश्चन इट इज फ्रॉम बैंकिंग. डिपॉजिट हमें गिवन है दैट इज ₹600.
सिंपल इंटरेस्ट, आप देखिए अभी हमने एक एमसीक्यू सॉल्व किया था जिसमें हमसे रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो आरडी अकाउंट पर इंटरेस्ट दिया जाता है उसका टाइप पूछा गया था कि सिंपल इंटरेस्ट होता है या फिर कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। तो देखिए इस क्वेश्चन में स्पेशली मेंशन है दैट इज 12% पर एनम। To calculate in part A the number of monthly installments Amit deposit to get a maturity value of 11,826। अब देखिए यहीं पर अगर हमने केयरफुली रीड नहीं किया, हम पढ़ेंगे मंथली इंस्टॉलमेंट, तो P तो हमें गिवन है, बट आप देखिए हमसे P कैलकुलेट नहीं करवाया गया। वी हैव टू कैलकुलेट नंबर ऑफ मंथली इंस्टॉलमेंट, कितनी इंस्टॉलमेंट हमें देनी है, मीन्स कितने टाइम के लिए हमने वो आरडी अकाउंट ओपन किया है। इन अदर वर्ड्स वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एन। सिंपली दिस इज द पॉइंट इन दिस क्वेश्चन। अब मेच्योरिटी वैल्यू का हमने फॉर्मूला पढ़ा है, जस्ट फॉर्मूला अप्लाई कीजिए और गिवन वैल्यूज को पुट कर दीजिए। एन स्क्वायर प्लस एन, आर इज 12, 11,826 is equal to 600n plus 3n square plus 3n। 3n square सिंपली दोनों को ऐड कर लीजिए, प्लस 603n माइनस 11,826 is equal to 0। Now solve this quadratic equation for n. First of all, divide this equation by 3. Now we have to find two factors of 3,942 such that whose difference is 201। इस पर एक शॉर्ट वीडियो मैंने शेयर की है, आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के उससे देख सकते हैं, वाव वीडियो के नाम से मिलेगी, और उस ट्रिक की हेल्प से आप किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को विद इन सेकेंड सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए इसमें रिक्वायर्ड फैक्टर हम फाइंड आउट करेंगे। मैंने 2 से देखा है तो 1971 और 2 ये भी रिक्वायर्ड फैक्टर नहीं है। नाउ वी आर डिवाइडिंग दिस नंबर बाय 3, ये भी हमारे लिए रिक्वायर्ड फैक्टर्स नहीं है। 4 से डिवाइड नहीं होगा बिकॉज ये वाला नंबर 2 से डिवाइड नहीं है, 6 से डिवाइड हो जाएगा, बट दीज आर नॉट रिक्वायर्ड फैक्टर्स। नाउ दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 9। अब कैसे मैं इसको इतना रैपिडली सॉल्व कर रही हूं ये आप उस वीडियो में देखिएगा। आप उस वीडियो की ट्रिक को फॉलो करके इस पूरे क्वेश्चन को विद इन सेकेंड सॉल्व कर पाएंगे। अगेन इट इज डिविजिबल बाय 18। 219 and 18 are the required factors. Their difference is 1. Now if this is 0, then n is equal to minus 219, which is not possible because time period कभी भी negative नहीं हो सकता। And if this is 0, then n is equal to 18 months. This is the required answer for part A. B part, total interest paid by the bank. Maturity value हमें given थी, so interest will be maturity value minus NP. Maturity value 11,826 and is 18 and P is 600. Interest is 1,026 rupees. In C part, total amount deposited by him, it will be NP. N is 18 and P is 600. 600 rupees per month उसने डिपॉजिट किया है 18 मंथ्स तक। ₹10,800. Question number 80. It is from shares and dividend. Aman has 500 rupees 100 shares of a company quoted at market value is rupees 120 or number of shares are 500. Paying at 10% dividend. When the shares price rises to 200, 120 rupees का जब 200 हो गया, he sells all the shares, 500 की 500 shares उसने सेल कर दिए।
ही इन्वेस्ट हाफ ऑफ द सेल प्रोसीड, जितना भी सेल प्रोसीड उसे यहां से मिला है उसका हाफ उसने इन्वेस्ट किया है ₹10, 12% एट ₹25 पर जब अवेलेबल था, एंड द रिमेनिंग हाफ वो उसने इन्वेस्ट किया है ₹500 शेयर्स, रेट ऑफ डिविडेंड इज 9% और उस टाइम अवेलेबल था ₹500 पर. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द क्वेश्चन. वी हैव टू फाइंड सेल प्रोसीड. चलिए सेल प्रोसीड फाइंड आउट करते हैं. सेल प्रोसीड सिंपली 200 पर उसने सेल किए हैं और 500 शेयर्स उसके पास थे. इट मींस प्रोसीड्स विल बी 500 मल्टीप्लाई बाय 200, 1 लाख रुपीज. सेल प्रोसीड्स में अगर डिविडेंड इंक्लूड कराना होता है तो स्पेशली मेंशन होता है इंक्लूडिंग डिविडेंड. अगर इंक्लूडिंग डिविडेंड वर्ड क्वेश्चन में मेंशन नहीं है, इट मींस आपको सिंपली शेयर्स को सेल करने से जो मनी मिली है दैट विल बी सेल प्रोसीड. इन बी पार्ट, इन्वेस्टमेंट इन ₹10, 12% शेयर्स एट ₹25 मींस फर्स्ट वाले में उसने कितना इन्वेस्ट किया है, हाफ ऑफ द सेल प्रोसीड. $50,000. इन थर्ड पार्ट ओरिजिनल इनकम मींस जो फर्स्ट टाइप के जो शेयर्स थे वहां से उसको कितनी इनकम थी. इनकम मींस डिविडेंड कितना था उसका, दैट इज 10% on 100 rupees shares and the number of shares are 500 means ₹5,000. इनकम मींस इन 2 टाइप्स में जब उसने शेयर में इन्वेस्ट किया है तो उसके इनकम में कितना चेंज आया, गेन आया या लॉस हुआ, कितना हुआ. 1000 हमें पता है. इनकम फ्रॉम फर्स्ट टाइप ऑफ शेयर्स, तो अब इसके लिए देखिए सबसे पहले हमें नंबर ऑफ शेयर्स फाइंड आउट करने होंगे. 50,000 उसने इन्वेस्ट किया था और मार्केट वैल्यू हमें गिवन है शेयर की ₹25. इट मींस 2000 शेयर्स उसने परचेज किए थे. नाउ इनकम, रेट ऑफ डिविडेंड है % एंड फेस वैल्यू ऑफ द शेयर इज 10 और 2000 शेयर्स उसने परचेज किए थे. Means from first type of shares his income is 2400 rupees. Now income from second shares, 50,000 इन्वेस्ट किया था और मार्केट वैल्यू थी उस टाइम शेयर की 500. इट मीन्स 100 शेयर्स उसने परचेज किए थे. नाउ इनकम फ्रॉम दीज शेयर्स 9% and the face value is ₹400 and number of shares are 100. 3,600 and total income 400 plus 3600 6,000. So change in income, initial income थी 5,000. It means change in income है 1,000 और 1,000 रुपीज का गेन हुआ है. Now the last question according to the website it is question number 110 and ये क्वेश्चन अगर आपको मिलता है तो 5 मार्क्स में मिलेगा. 5 मार्क्स का क्वेश्चन आपको सेक्शन ए में मिलता है, क्वेश्चन नंबर 3 में, या फिर कभी कभी सेक्शन बी में ओजाइव के साथ मिल सकता है. चलिए सॉल्व करते हैं. एक शॉप का डिस्प्ले बोर्ड, एक मॉल का डिस्प्ले बोर्ड इसमें शो किया गया है टुडेज ऑफर, और उसके बाद चेतन ने ये आइटम्स परचेज किए हैं. इस बोर्ड को रीड करके आप क्वेश्चन पढ़िएगा, यही मेंशन है. डिस्काउंट मेंशन है पेन पर 5% ऑन डजन पेन्स, 10% on 20 पेंसिल्स, और कॉस्ट ऑफ द पेन इज ₹5, पेंसिल इज ₹7 एंड रेनबो कवर नोटबुक 200 रुपीज, और रेनबो कवर नोटबुक प्रीमियम पर अवेलेबल है. इट मीन्स ये 200 की ना मिलके 250 रुपीज की मिलेगी ड्यू टू इट्स हाई डिमांड.
आइटम परचेज किए, उसने 1 डजन पेन परचेज किए, इट मीन्स डिस्काउंट तो उसको मिलेगा। 20 पेंसिल्स परचेज की हैं तो उसको पेंसिल पर भी डिस्काउंट मिलेगा। और ये इसने 5 परचेज किए हैं। रेट ऑफ जीएसटी ऑल आर्टिकल्स पर हमें गिवन है। नाउ द शॉपकीपर हैंडेड ओवर द बिल टू द चेतन सेइंग दैट ही हैज गिवन फर्दर डिस्काउंट ऑफ 2%। टोटल बिल पर उसे 2% और एक्स्ट्रा डिस्काउंट दिया गया है। इसके बाद वी हैव टू फाइंड, he later find that though shopkeeper has given 2% discount as promised, he had also charged uniform 18% GST on all the items. उसने देखा कि 2% फाइनल डिस्काउंट तो उसको मिला है, बट 18% GST हर आर्टिकल पर उसने चार्ज कर दी है, जबकि GST ऑन द पेंसिल इज 12% है एंड रेनबो कलर नोटबुक पर भी, कवर नोटबुक पर भी 12% है, ये भी 18% काउंट की गई है। ये बिल कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गई है। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द टोटल सेलिंग प्राइस ऑफ ऑल द आइटम्स एज पर द ऑफर्स डिस्प्लेज ऑन द बोर्ड। हमें सेलिंग प्राइस निकालना है सभी आइटम्स का, पेन का, पेंसिल का और कवर नोटबुक का। फॉर पेन, CP फॉर 1 पेन इज 5 रुपीज एंड ही हैव, और उसने परचेज किए 1 डजन पेन, तो टोटल कॉस्ट निकल कर आएगी 12 मल्टीप्लाई बाय 5, इट मीन्स ₹60, बट डिस्काउंट दिया गया है उसको, दैट इज 5% ऑन 1 डजन, सो हिज डिस्काउंट विल बी 5% ऑफ 60, मीन्स उसको 3 रुपीज का डिस्काउंट मिला है। इट मीन्स नेट कॉस्ट ऑफ द पेन जो उसको पे करनी है, selling price, that will be 57 rupees. Now for pencil, total cost पेंसिल की 7 रुपीज की एक पेंसिल है, उसने 20 पेंसिल्स परचेज किए हैं, इट मीन्स 140 रुपीज, बट डिस्काउंट में मिला है उसको 10%, मीन्स 14 रुपीज का डिस्काउंट मिला है। इट मीन्स नेट कॉस्ट ऑफ पेंसिल्स जो उसको पे करनी है, दैट विल बी 140 माइनस 14, 126 रुपीज। सिमिलरली फॉर रेनबो कवर बुक, कॉस्ट होगी 200 मल्टीप्लाई बाय 5, 1000 रुपीज, बट उसको प्रीमियम उस पर देना पड़ेगा 50 रुपीज ऑन ईच नोटबुक, और 5 नोटबुक्स पे बनेगा 250 रुपीज। इट मीन्स नेट कॉस्ट फॉर नोटबुक्स विल बी 1000 प्लस 250। नाउ द टोटल सेलिंग प्राइस will be 57 plus 126 plus 1250, 1433 rupees. In second part, total amount to be paid by Chetan including GST with correct rates. करेक्ट रेट्स के साथ अगर चेतन को पे करना था ये बिल, तो उसको कितना अमाउंट पे करना था। तो चलिए जीएसटी कैलकुलेट करते हैं। नाउ GST on pen 18% and cost price is 57, is 10 rupees 26 paisa. GST on pencils, GST rate is 12% and cost price for the pencils is 126 rupees. It is 15 rupees 12 paisa. GST on notebook, that is 12% of 1250, 150 rupees. Now total amount to be paid 1433 प्लस जितना भी GST पे करना है
1608 रुपीज 38 पैसा। पार्ट एक्चुअल अमाउंट चार्ज बाय द शॉपकीपर, शॉपकीपर ने कितना चार्ज किया, तो शॉपकीपर ने 18% जीएसटी रेट ईच आर्टिकल पर चार्ज किया है। तो पेन पर तो 18% ही था, बट शॉपकीपर ने ईच आर्टिकल पर 18% चार्ज किया है। इट मींस टोटल अमाउंट जो चार्ज किया है शॉपकीपर ने, दैट इज 1433 सेलिंग प्राइस प्लस 18% जीएसटी माइनस 2% उसने डिस्काउंट इसमें ऐड ऑन किया था। That is 1657.12. शॉपकीपर ओवरचार्ज चेतन, जस्टिफाई योर आंसर। अब देखिए एक्चुअल प्राइस जो चेतन को पे करना था वो था 1608 रुपीज 38 पैसा और शॉपकीपर ने चार्ज किया 1657 रुपीज 12 पैसा। इट मीन्स डेफिनेटली शॉपकीपर ने ओवरचार्ज किया है। और कितना ओवरचार्ज किया है, दैट इज 1657 overcharge amount minus 1608.38 रुपीज 74 पैसा। की वीडियो में मैंने आपके साथ यूनिट नंबर 1 कमर्शियल मैथमेटिक्स के कॉम्पिटेंसी फोकस्ड क्वेश्चन शेयर किए हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ सेकेंड यूनिट के कॉम्पिटेंसी फोकस्ड क्वेश्चंस को शेयर करूंगी। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशंस।